हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब पढ़ाई एकदम बढ़िया मस्त चल रही बच्चों। तो बच्चों देखो, हम लोग आज रियल एनालिसिस में अगले वीडियो पर आ गए हैं। और इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है कि भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस के हम लोगों ने अब तक बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, फिर भी आज हम लोग कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे, चीज़ों को मिक्स करके। जैसे अभी तक हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमेशा nth टर्म में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेना होता है। ठीक है, तो बेटा इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो सारे वीडियो बेटा आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में उन सारी चीज़ों का बहुत यूज़ होगा। और वैसे भी चीज़ें बेटा बहुत कनेक्टेड होती हैं। अगर हम पुरानी चीज़ों को पढ़ाने बैठ जाएंगे तो नया फिर कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। तो आप पुराने सारे वीडियोस को पढ़ लेंगे, तब ये पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्स एन इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन। मान लो हमें ये क्वेश्चन एक दिया गया है, ये हमें एक सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस में हमें ये चेक करना है, मतलब इसका ये nth टर्म है और हमें ये चेक करना है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है कि नहीं, मतलब कन्वर्जेंट है कि नहीं। यानी कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि इसके nth टर्म की लिमिट इन्फिनिटी पर हमको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हमें ये बात यहाँ पर देखो बेटा चेक करनी होती है। तो देखो बच्चों, हमें कुल मिलाकर के nth टर्म की लिमिट निकालनी है। ठीक है, हमें लिमिट निकालनी है xn की। तो बेटा लिमिट निकालने के तौर तरीके, है ना, इसके जो तरीके हैं, इसके अपने जो मेथड्स हैं वो हमको मालूम होने चाहिए। तुमको मैंने बहुत सारे मेथड सिखाए थे, ठीक है। फिर भी देखो आज हम कुछ और नई बातें सीखेंगे। ये सारे मेथड दिमाग में रखने होते हैं। और अगर आपको लिमिट और डिटेल से पढ़ना है तो मेरे 12th में जाइए, वहाँ मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाया, उसमें लिमिट का ही बहुत सा आइडिया दिया है। हालांकि लिमिट टॉपिक मैंने अलग से ही पढ़ाया है। खैर फिर भी अगर वो सब नहीं करना चाहते हो तो यहाँ जो बता रहा हूँ उसको सीख लो कम से कम, है ना। वो तो तब है जब आपको बिल्कुल मतलब उसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। यहाँ भी मैं वो सारे मेथड सिखा देता हूँ, है ना, साइड वाइज, कि भाई जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार पुरानी चीज़ें कौन पढ़े, तो कोई बात नहीं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तब भी आप सारी बातें सीख जाएंगे। परेशान मत हो, हैरान मत हो, निराश मत हो। देखो जैसे अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, किसकी, xn की देखो वैल्यू ये है अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन। देखो यहाँ पर हमने ये xn की वैल्यू को बेटा रख दिया। अब देखो जैसे n को रखोगे इन्फिनिटी तो क्या होगा, हमेशा ये देखना पड़ता है लिमिट में कि क्या फॉर्म बन रही है, कि भाई n को इन्फिनिटी रखने पर अंदर क्या चल रहा है। देखो ये हो जाएगा अंडर रूट इन्फिनिटी प्लस वन। इन्फिनिटी प्लस वन मतलब इन्फिनिटी ही हो गया, और इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी ही हो गया। तो क्या बनेगा बोलो, इन्फिनिटी माइनस यहाँ भी अंडर रूट इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाएगी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म, मैंने बताया था बेटा आपको 7 अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। एक होती है 0 बाई 0, एक होती है 0 इंटू इन्फिनिटी, एक होती है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक होती है 0 टू दी पावर 0, एक होती है इन्फिनिटी टू दी पावर 0, एक होती है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, है ना। तो ये बच्चों 7 अनडिफाइंड फॉर्म यहाँ पर होती है। ध्यान रखना, इसमें 0 टू दी पावर इन्फिनिटी नहीं है। देखो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इसमें नहीं है ना, और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी इसमें नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही हो जाता है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही हो जाता है, और जीरो की पावर इन्फिनिटी जीरो ही हो जाता है ना। बात समझे बच्चों। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 7 अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। इन सबका मैंने पहले भी आपको बताया था इनके बारे में। जब ये अनडिफाइंड फॉर्म आती हैं तो फिर हमें कुछ करना होता है जिससे कि फॉर्म जो है वो डिफाइंड है। देखो खाली इनफाइनाइट अगर आता तो खाली इनफाइनाइट अनडिफाइंड नहीं होता। देखो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही होता है, ये भी अनडिफाइंड नहीं होता। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होता है, ये भी अनडिफाइंड नहीं होता। ये इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि ये इन्फिनिटी होती, खाली इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार खाली माइनस इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड नहीं होता,
बात समझे ना। तो ये सब बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, 7 अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं। ठीक है, जरा नोट करो बच्चों पहले ध्यान से इसको। ठीक है ना, देखो ध्यान दो। अब जैसे मान लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अच्छा एक बात और ध्यान दो, जैसे 0 की पावर इन्फिनिटी अगर कभी भी आता है तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है ना, ये बात यहां पर ध्यान देना। ठीक है, और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी कभी आएगा तो इन्फिनिटी ही आंसर हो जाएगा। अभी मैं तुमको एग्जांपल कराऊंगा, सबके परेशान मत हो, सबके एग्जांपल मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। ठीक है, जरा इसको समझो ध्यान से। देखो यहां पर जैसे इसकी हमें लिमिट चाहिए और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है ना, तो बच्चों ध्यान दो यहां पर कि अब हम इससे निपटने के लिए क्या करेंगे। देखो इस फॉर्म से निपटने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, समझो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन और अपॉन क्या होगा, अंडर रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन। इसके हमने देखो यहां पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया है बच्चों ध्यान दो यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस b का स्क्वायर तो क्या बचेगा, n प्लस 1 माइनस n बचेगा, क्योंकि a का स्क्वायर रूट हट गया, b का स्क्वायर और अपॉन देखो ये बचेगा अंडर रूट एन प्लस 1 प्लस अंडर रूट एन बचेगा। देखो n से n कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही हो जाएगा और 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगा 0। तो इसका मतलब इस पूरे की लिमिट कितनी आ गई, 0 के इक्वल आ गई है। ये बात यहां पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये सीरीज जो है, ये सॉरी सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सन की लिमिट 0 के बराबर आ गई। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, तो देखो ये अंडर रूट वाले टर्म थे, तो मैंने यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये सब मेथड हमारा दिमाग में बच्चों चलने चाहिए। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे यही रहेगा। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, n को रखोगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये हमने देखो यहाँ पर क्वेश्चन को बच्चों किया। लिखो जल्दी से ध्यान से इसको। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाता, हमें क्वेश्चन दिया जाता लिमिट सॉरी ए एन, मान लो हमको एक्स एन ऐसे दिया जाता, एक्स एन हमको दिया जाता मान लीजिए 1 बाई एन की पावर n दिया जाता, मान लीजिए एक्स एन मान लीजिए हमको ये दिया जाता और हमसे कहा जाता इसका कन्वर्जेंट चेक करना है। ठीक है, तो देखो क्या होता, हम लिमिट निकालते, कैसे लिमिट निकालते, एक्स एन की लिमिट निकालते, तो एक्स एन की लिमिट निकालते तो मतलब 1 बाई एन की पावर n हो जाता। अब देखो n को रखोगे इन्फिनिटी, तो ये 0 की पावर इन्फिनिटी है और 0 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा ही 0 आ जाती है, ध्यान देना। अब देखो एक तरीका और समझो, जैसे कभी भी अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, भाई देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में भी कुछ बातें हैं। जैसे कि मान लो अगर ये क्वेश्चन होता n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता और 1 प्लस 1 बाई एन और ऊपर हो जाता मान लीजिए 3 प्लस 2 बाई एन हो जाता। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी रखें तो ये हो जाएगा 0, तो 1 बचेगा, ये 0 1 तो 1 की पावर 3 बचेगा, तो आंसर 1 हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू चूंकि फाइनाइट आ गई और ये भी फाइनाइट आ गई, जबकि देखो यहाँ भी n है और पावर में भी n है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, इसलिए n को वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मतलब जिसकी लिमिट टेंड कर रही है, जैसे n टेंड टू इन्फिनिटी है तो n को हम वेरिएबल बोलेंगे। तो अंदर भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। लेकिन ये वैल्यू भी देखो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1 बच गया।
और 2y कितना हो गया 0, तो खाली 3 बच गया, तो ये आंसर ये आ गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि ये अंदर भी फाइनाइट है, पावर भी फाइनाइट है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि ये अंदर तो हो रहा है 0 और पावर हो रही है इनफाइनाइट। अब उसकी देखो वैल्यू मैंने 0 लिख दी। अब देखो इसमें ध्यान दो कि ये वैल्यू अगर आप डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते हो तो इसका एक तरीका भी होता है ना। वो देखो जैसे कि कभी भी अगर 0 की पावर 0 दिखे, इन्फिनिटी की पावर 0 दिखे, 1 की पावर इन्फिनिटी दिखे, इन सारे केसेस में तुम लॉग अप्लाई कर सकते हो, लॉग वाला मेथड, है ना। जब भी कभी इनमें से कुछ भी दिखे, या ऐसा कह लो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे लेकिन वो फाइनाइट ना हो। अगर फाइनाइट हो तो जैसा मैंने बताया डायरेक्ट लिमिट को निकालो। भाई अगर फाइनाइट है तो वो तो डिफाइंड फॉर्म हो गई ना, डिफाइंड फॉर्म में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये सब समस्याएं तब हैं जब कुछ ऐसा दिखे, या ऐसा कह दो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा हो। जैसा यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा है 0 की पावर 0 हो। अब देखो जैसे ये तो अनडिफाइंड फॉर्म है, इनके आंसर कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन 0 की पावर इन्फिनिटी का आंसर हमेशा ही 0 आएगा, अपने आप ही आएगा वो। बस समझे, 0 की पावर इन्फिनिटी का आंसर हमेशा ही 0 आएगा, वो अपने आप ही आता है। अगर आप लॉग लेके करोगे तब भी वो 0 ही आएगा, नहीं तो अगर आप बिना लॉग लिए डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखो जब भी लिमिट अप्लाई करने पर 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तो ऐसा आप हमेशा लिख सकते हो, ये बात ध्यान दो। और नहीं तो लॉग लेके, इन चारों फॉर्म को आप लॉग लेके कर सकते हो, ध्यान दो। वैसे 1 की पावर इन्फिनिटी का तुमको मैंने एक तरीका अलग से ही बताया था, है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी का तुमको तरीका मैंने बच्चों ये वाला देखो बताया था कि कभी भी अगर ऐसा बन रहा हो x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx की पावर gx अगर बन रहा हो और लिमिट लेने पर ये 0 हो रहा हो और ये इन्फिनिटी हो रहा हो, मतलब ये कुछ ऐसा बने 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, या कह लो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो। मतलब जब आप लिमिट को रखो तो ये वाला टर्म 0 हो और ये इन्फिनिटी हो, तो इसे कहते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी आपको, कि e की पावर में जाइए और इन दोनों को कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई, है ना। e की पावर में जाइए और fx gx को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में आप ये भी लगा सकते हो और लॉग भी ले सकते हो, और 0 की पावर इन्फिनिटी को डायरेक्ट 0 भी ले सकते हो और लॉग भी ले सकते हो। और हाँ, इन दोनों के लिए लॉग ही लेना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इसका तो देखो आपके पास एक और तरीका है, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, इसको डायरेक्ट हमेशा 0 लिख दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इन दोनों को निकालने के लिए आपको हमेशा लॉग ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर इसको हम डायरेक्ट चाहे तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको जरा नोट करो बच्चों पहले ध्यान से, ठीक है। देखो अब एक तो ये तरीका हमने बताया कि डायरेक्ट आप इसको 0 लिख दो क्योंकि ये 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। दूसरा मेथड देखो मैं आपको बताता हूं कि लॉग लेके इसको हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो बताते हैं, इसको जरा लिख लो पहले ध्यान से बच्चों। और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी कभी भी हो तो सीधे इन्फिनिटी लिखो, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो तो सीधे इन्फिनिटी लिखो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो तो सीधे इन्फिनिटी लिखो। और ध्यान रखना जैसे इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी हो तो माइनस इन्फिनिटी लिखो, बस समझे ना। माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी हो तो प्लस इन्फिनिटी लिखो, ठीक है ना। क्योंकि इन्फिनिटी जो है ना अनडिफाइंड नहीं होता, ये बात ध्यान देखना। अनडिफाइंड ये 7 चीजें हैं, है ना। देखो 3 बातें हैं, एक डिफाइंड, एक अनडिफाइंड और एक इन्फिनिटी। 3 बातें हैं यहाँ पर लिमिट में। डिफाइंड का मतलब रियल नंबर, डिफाइंड का मतलब रियल नंबर 0 1 2 3 है ना, 1.2 1.3, वही रैशनल इरैशनल सब मिल जाते हैं भाई। रियल में रैशनल भी आते हैं इरैशनल भी आते हैं, तो डिफाइन का मतलब रियल नंबर। अनडिफाइंड का मतलब ये 7 चीजें, और इन्फिनिटी में 2 चीजें आती हैं ना, 3 बातें हैं क्या, डिफाइंड, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। डिफाइंड का मतलब रियल नंबर, अनडिफाइंड का मतलब ये 7 अनडिफाइंड, और इन्फिनिटी में 2 चीजें हैं क्या, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ध्यान रखना प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये ना तो डिफाइन में आएगा ना अनडिफाइंड में आएगा, है ना। देखो इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी
जैसे हम कहते हैं ना कि भाई समझो जरा ध्यान से कुछ बातें और देखो समझो कि भाई इन्फिनिटी को ऐसा क्यों कहा गया। देखो ऐसा ना, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमारी रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, बहुत आगे जाएंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। इसी प्रकार -1 है, -2 है, बहुत पीछे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी किसी ने देखा तो है नहीं कि भैया कभी रास्ते में जा रहे थे, इन्फिनिटी बैठे मिल गए और बाबा क्या हाल चाल है इन्फिनिटी भाई, अरे सब खैरियत है, मजे में है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक कि इन्फिनिटी तुम्हें बैठा दिख गया कहीं रास्ते में। तो इन्फिनिटी को किसी ने देखा नहीं आज तक, और ना ही माइनस इन्फिनिटी किसी ने देखा। ऐसा एजम्पशन है, ऐसा इमेजिनेशन है कि भैया इन्फिनिटी बहुत आगे जाके मिलेगा। तो इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं मानते और ना ही माइनस इन्फिनिटी को रियल नंबर मानते हैं। कभी भी हम कोई भी चीज इन्फिनिटी के बराबर नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम कहें x बराबर इन्फिनिटी तो गलत स्टेटमेंट है। हाँ, कभी भी लिखना है तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज दुनिया में, मैथ्स में कोई भी चीज कभी भी इन्फिनिटी के डायरेक्ट बराबर नहीं होती, ध्यान रखना। टेंडिंग टू करके लिखते हैं, कभी भी ध्यान रखना। और हाँ, लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ सकता है। जैसे कि मान लो मैं ये लिमिट निकालूं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और n+1, तो इसका आंसर क्या हुआ, इन्फिनिटी ही आ गया। अब ये अनडिफाइंड फॉर्म थोड़ी जो हम कुछ करें, जब अनडिफाइंड फॉर्म बनती है तो कुछ करने की सोचते हैं कि भैया लॉपिटल रूल लगाएं, है ना, कि हम जैसे अभी हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे मैंने बताया कि भाई लॉग ले लो। तो ये सब चीज़ें कब हैं, जब अनडिफाइंड फॉर्म बने। जब अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बने तो सीधे यही आंसर हो गया अपना। तो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन ऐसे केस में सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट नहीं मानते। हम कहते हैं भैया ये सीक्वेंस जो है वो, मान लो अगर लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रही है। इसी प्रकार लिमिट का आंसर माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है। मान लो ये हो जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको कन्वर्जेंट नहीं मानेंगे, ये कहेंगे भाई ये हमारी सीक्वेंस जो है, मतलब अगर मान लो ये xn होता तो ये xn की लिमिट अगर आप निकाल रहे होते तो लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ गई, या xn की लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ गई, तो आप कहेंगे हमारी लिमिट जो है, हमारी जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना। मैंने बताया था नॉट कन्वर्ज में दो बातें आती हैं, एक तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, दूसरा ऑसिलेट करे, कभी वैल्यू +1 आ जाए कभी -1 आ जाए। ये सब बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो पुराने वीडियो बेटा देखते रहिए, है ना, जरूरी है। आज मैं और सब चीज़ों को देखो आपस में मिला रहा हूँ, जिससे आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दिमाग के जो है वो निकल के बाहर चले जाएं। ठीक है, तो सब चीज़ों को मैं आज कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान दो। तो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ सकता है, लेकिन उसको हम लिमिट का एग्जिस्टेंस भी नहीं मानते, ध्यान रखना। जैसे लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा तो ये नहीं कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये कहेंगे भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन हाँ, लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो इन्फिनिटी के बारे में ये मालूम है कि बहुत आगे जाके मिलेगा, और माइनस इन्फिनिटी के बारे में ये मालूम कि बहुत पीछे जाके मिलेगा। अब ये जो अनडिफाइंड फॉर्म है, इनके साथ में समस्या ये है, जैसे आपने 0/0 लिखा तो इनके बारे में कुछ नहीं मालूम कि ये नंबर बहुत छोटा है या बड़ा है, कुछ नहीं मालूम। बात समझे भाई। देखो 0/anything क्या होता है, 0, और anything/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब समस्या ये आ गई, अगर दोनों जगह 0 है तो क्या करें, मतलब जैसे 0/anything तो अप्रोक्सीमेट 0 मतलब वेरी स्मॉल, anything/0 तो वेरी बिग, इन्फिनिटी। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों 0 आ जाए तो क्या रूल लगाएं, ये रूल लगाएं या ये रूल लगाएं। इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूजन की पोजीशन आ गई कि भाई जब 0/0 हो गया तो उसको हम छोटा वैल्यू कहें या बड़ा वैल्यू कहें, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको अनडिफाइंड कहा गया कि भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे कि मान लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, अब तुम कहोगे सर इसको काट के 0 क्यों नहीं कर देते हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कट गए। नहीं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं कट गया, क्योंकि दो इन्फिनिटी भी हो सकता अलग अलग हो। भाई इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़े नंबर का सिंबल है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़े नंबर का सिंबल, और क्या पता ये भी बहुत बड़ा हो, क्या पता ये भी बहुत बड़ा हो, और दो बहुत बड़ी चीजों को आपस में घटाओगे तो पता नहीं क्या होगा। जैसे एक समुद्र है, दूसरा समुद्र है,
एक समुद्र के पानी में से दूसरे समुद्र के पानी को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, क्या पता एक बहुत बड़ा समुद्र फिर बन जाए, और क्या पता आंसर लगभग अप्रोक्सीमेट 0 आ जाए। क्योंकि दो बहुत बड़ी बड़ी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़े चीज का सिंबल, ये भी बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा। जैसे अपना यूनिवर्स है, कहते हैं यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तारे हैं, तारे तारे कहते हैं एक एक तारा जो है वो सूरज से भी ज़्यादा बड़ा है। तो मान लो एक तारे में से दूसरे तारे को माइनस करो तो पता नहीं क्या हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया एक तारा दूसरे तारे से बहुत बड़ा हो, और उसमें से उसको माइनस करो तो रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाए, और क्या पता रिजल्ट बहुत छोटा आ जाए। तो इसलिए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी आपस में अलग अलग है। जैसे ये मत कहना कि ये इन्फिनिटी सेम है। इन्फिनिटी का मतलब ये भी बहुत बड़ा नंबर, ये भी बहुत बड़ा नंबर, तो दो अलग अलग नंबर है लेकिन बहुत बड़े बड़े, और उसमें से दूसरे को माइनस करोगे तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए ये सब अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं, ध्यान देना, है ना। इन सब में यही दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझो, तो इन्फिनिटी के बारे में इतना तो पता है ना कि बहुत आगे जाके मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए उसको अनडिफाइंड नहीं कहा गया। लेकिन ये जो अनडिफाइंड फॉर्म है इनके बारे में कुछ नहीं पता, ये नंबर छोटे हैं या बड़े हैं पता ही नहीं क्या है, इसलिए इनको अनडिफाइंड कहा गया कि इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक बात और समझो, जैसे क्या होता है कि मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें n टेंडिंग टू मान लो 0 और लिखें 0/n। अब देखो यहां पर क्या होगा कि तुम ये मत कहना कि ये 0/0 बन गया ना। सबसे पहले ध्यान दो, अभी ऐसा नहीं कहेंगे, अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई होने का मौका देंगे। तो 0/anything 0 और इसका आंसर 0 हो गया, ये बात ध्यान देना, है ना। क्योंकि पहले लिमिट कहता है कि अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई होने दो, लिमिट कहता है कि पहले अंदर की चीजों को सिंप्लीफाई होने दो, उसके बाद उनमें लिमिट को अप्लाई करो। तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ध्यान देना। हाँ देखो अगर ऐसा होता n टेंडिंग टू 1 n-1/n² - 1 तो ये है 0/0 फॉर्म। मतलब यहां पर ये टर्म पहले से ही 0 था, और यहां पर क्या हुआ जब लिमिट को अप्लाई करोगे तो 0 बनेगा, है ना। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ये नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर पहले से ही 0 है। तो अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब होता है कि जब आप लिमिट को अप्लाई करें तब वैसा बने, पहले से वैसा ना हो। जैसे ये तो पहले से ही 0 है तो इसको अनडिफाइंड नहीं कहेंगे, इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। यहां पर जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे ना तब आएगा 0 और नीचे भी आएगा 0, तो ये हुआ अनडिफाइंड फॉर्म। अब इसके लिए आप कुछ भी लगाओ, जैसे यहाँ पर आप फैक्टर करके काट सकते हो, आपने किया होगा छोटी क्लासेस में सवाल, या आप 0/0 के से मैंने बताया था लॉपिटल रूल भी लगा सकते हो। ये तरीका मैंने बताया था कि 0/0 हो या इन्फिनिटी हो तो आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो। एक सवाल, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, है ना, ये मैंने कराया था आपको कि लॉपिटल रूल, जिसको आप एल हॉस्पिटल बोलते हो, एल हॉस्पिटल, उसको सही प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली लॉपिटल होता है, ठीक है ना। तो लॉपिटल रूल भी आप लगा सकते हो। वो कब लगाते हैं, जब 0/0 हो इन्फिनिटी। अब भाई प्रोनाउंसिएशन जो है भैया बड़ी समस्या है यार, क्या करें, मतलब अच्छे फंस जाते हैं, हम भी कई बार फंस जाते हैं, भैया क्या प्रोनाउंस किया करें इसको, कैसे पढ़ें इसको, कोई कहता भैया गलत है। भैया बताओ समस्या है ना, जब तक हम प्रोनाउंस करना सीख पाते हैं तब तक अंग्रेज लोग बदल देते हैं कि नहीं अब तो ये हो गया। हम बहुत मुश्किल से प्रोनाउंस करना सीखे, होटल 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 कहना सीखे, उनने कहा नहीं होटल नहीं, बोले क्या, बोले अब होटल है, होटल। हम बहुत मुश्किल से सीखे कि एजुकेशन एजुकेशन, बोले नहीं गलत है, एजुकेशन है ही नहीं, बोले क्या है, बोले एडुकेशन कर दिया, एडुकेशन, जाओ बेटा तुमने सीखा हमने बदल दिया। तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा कर नहीं जाना चाहिए, फिर भी कुछ बातें थोड़ी बहुत सीख लो। मैं भी यार सीख ही रहा हूँ दिन पे दिन प्रोनाउंसिएशन, कि भैया सही से बोलूँ, गलत ना बोलूँ, कि मजाक ना बन जाए कहीं। तो खैर लॉपिटल कहते हैं उसको, एल हॉस्पिटल नहीं कहते हैं, ठीक है, सही तरीका ये है। तो वो 0/0 में लगता है, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। खैर मतलब वो सारी बातें देखो मैं समराइज कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो ध्यान रखना अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब लिमिट लेने पर वैसा बने। देखो जैसे अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर n मान लो करता हूँ, और मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। आप देखो, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से क्या होगा। देखो, अब जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1 बनेगा, क्योंकि ये 1 प्लस 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। लेकिन देखो, ये तो पहले से ही 1 है, ये पहले से ही 1 है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ये अनडिफाइंड नहीं है। इसमें जब लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा 1 प्लस 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। कब? जब लिमिट लगाओगे तब। यहां पर ये पहले से ही 1 है, तो इसका आंसर तो 1 ही हो गया सीधे सीधे। इसको करना पड़ेगा इस रूल से। ये मैंने कराया भी था, आपको कई बार आया था। मैंने क्या बताया था, ये e की पावर में जाते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा e की पावर। अब 1 की लिमिट तो 1 ही होगी, क्योंकि इसमें n तो है ही नहीं जो आप इन्फिनिटी रखो। भाई 1 आया ना, अब 1 में आप इन्फिनिटी तो रखोगे नहीं, क्योंकि n की जगह इन्फिनिटी रखना है, तो 1 आ गया, कांस्टेंट हो गया, तो e की पावर 1 आंसर क्या हो गया, e आ गया। और जबकि इसका आंसर 1 है, क्योंकि ये पहले से ही 1 है और ये लिमिट लगाने के बाद 1 बना। तो अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब लिमिट लगाने के बाद वैसा बने, पहले से ही वैसा ना हो। बात समझे ना? तो ये बात ध्यान देना, हमेशा हर फॉर्म में ध्यान देना, ठीक है ना। तो खैर चलो, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया कि इसका एक तरीका तो ये है कि भाई ये 0 की पावर इन्फिनिटी है, इसको डायरेक्ट 0 लिखें। दूसरा तरीका है कि लॉग लें। देखो चलो, इसको लॉग लेके करते हैं। देखो, इसको a मान लिया और a मान के हमने क्या किया, देखो इसको लॉग ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें लॉग अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था कि जब लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग लिमिट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है। तो लॉग और लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि देखो जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो कायदे में तो ऐसे लिखना चाहिए हमको, कायदे में तो लॉग बाहर रहेगा ना, कायदे में तो लॉग बाहर आएगा, लेकिन लिमिट को बाहर ले जाएंगे, लॉग को अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है इसीलिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो लिमिट को बाहर रखेंगे और लॉग को पहुंचा देंगे अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या होगा, मैं ये सब मिटा दूं बेटा, ये सब मिटा दूं मैं, ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। देखो ध्यान दो बच्चों, log m की पावर n, तो n log m हो गया, n आगे आ गया, बात समझे। अब देखो ध्यान दो, यहां पर क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log m बाई n, तो log m माइनस log n कर सकते हैं, इसे मालूम होगा बेटा आपको, log 1 माइनस log n हो गया। तो क्या बचा बोलो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 हो गया, तो माइनस log n हो गया। अब देखो, ये वैल्यू log a की है, देखो ध्यान दो, अगर आप n को रखोगे इन्फिनिटी, देखो क्या बनेगा, ये हुआ इन्फिनिटी और माइनस log इन्फिनिटी, और ध्यान रखना ये माइनस बाहर आ गया, तो इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होता है, क्योंकि देखो मैंने बताया था पहले भी आपको कि log का ग्राफ ऐसे चलता है, log x बेस e का ग्राफ देखो ऐसे चलता है, ये होता है x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर log की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे log की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी पर जाएगी। जब आप x को इन्फिनिटी ले जाओगे तो log भी इन्फिनिटी पर जाएगा, और जब आप x को 0 की तरफ ले जाओगे तो log माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये log का ग्राफ होता है, अच्छा होगा दिमाग में रखो बेटा। वैसे मैं बार बार कहता हूं कि आप हो सके तो 11 का सेट्स और 12 का फंक्शन ये जरूर पढ़ लो, बल्कि हो सके तो 12 की पूरी कैलकुलस पढ़ लो, ये हर जगह काम आएगी। अदरवाइज मैं बताता चलता हूं जब भी जरूरत पड़ती है, तो परेशान मत हो, जो बता रहा हूं वो सीख लोगे तो सफिशिएंट है, और अगर और ज़्यादा सीखना चाहो तो 11 में और 12 में जाकर 12 का कैलकुलस खास तौर पे, और बहुत अच्छा होगा 12 का फंक्शन अच्छे से पढ़ लो और 11 का सेट्स अच्छे से पढ़ लो,
और 12th की लिमिट भी पढ़ लो। क्या क्या पढ़ेंगे सर? अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, ठीक है, मत सोचो ज़्यादा, सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो, सब बता दूंगा, ठीक है। तो ये लॉग का ग्राफ होता है, इस बात को ध्यान रखो। अगर आप x को 0 की तरफ ले जाओगे, x अगर 0 जाएगा तो ग्राफ नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा मतलब लॉग की वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर आप x को 1 लोगे तो देखो यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर ग्राफ का मतलब लॉग की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y बराबर log x बेस e का। अगर आप x को रखोगे 1 तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इस पॉइंट पर y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है, इसलिए x को 1 रखोगे तो y 0 का मतलब log 1 की वैल्यू 0। तो अगर आप x को ले जाओगे इन्फिनिटी तो ग्राफ भी कहां जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा, आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब ये क्या आ गया? ये आ गया log a बेस e की वैल्यू। अब देखो यहां से a क्या निकलेगा? यहां से a निकलेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि a चाहिए हमको, हमें तो a चाहिए। अब ध्यान दो, ये जो e की पावर x है ना, e की पावर x, देखो यहीं पर बनाता हूं मैं, इसको मिटाता हूं, यही बनाता हूं। देखो ये जो e की पावर x होता है ना, y बराबर e की पावर x, इसका ग्राफ देखो ऐसे चलता है, ये ग्राफ चलेगा इसका। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर आप x को रखोगे 0 ना तो y 1 मिलेगा। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। x को ले जाओगे इन्फिनिटी तो y जाएगा इन्फिनिटी पर, x को ले जाओगे माइनस इन्फिनिटी तो y क्या होगा? y की वैल्यू ऑलमोस्ट देखो 0, क्योंकि ऑलमोस्ट वो x एक्सिस पर मिल जाएगा। x एक्सिस पर मिलने का मतलब y की वैल्यू लगभग 0, कब? जब x को ले जाओगे माइनस इन्फिनिटी तब, तो y ऑलमोस्ट 0। और x को ले जाओगे प्लस इन्फिनिटी तो y कहां जाएगा? इन्फिनिटी पर। तो x को ले जाओगे माइनस इन्फिनिटी तो y कहां जाएगा? ऑलमोस्ट 0, मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वही मैं कह रहा था कि a की वैल्यू 0 आएगी, और वही मैं कह रहा था इसका आंसर आप डायरेक्ट चाहे तो 0 लिख सकते हो। 0 की पावर इन्फिनिटी हमेशा आंसर 0 ही देता है, ठीक है, देखो आपने प्रूव भी कर लिया। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बेटा 0 होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी ले जाओगे ना तो देखो ये y की वैल्यू लगभग 0 है, क्योंकि लगभग वो x एक्सिस के पास आ रहा है। x एक्सिस के पास आने का मतलब y की वैल्यू लगभग 0, और जब आप x को 0 लोगे तो y 1 है, x को 0 लोगे देखो y की वैल्यू 1 है। x को लोगे इन्फिनिटी तो फंक्शन भी कहां जा रहा है? इन्फिनिटी पर, y भी इन्फिनिटी, मतलब e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी। तो a की वैल्यू देखो आ गई यहां पर 0, है ना। तो इसलिए इस लिमिट का आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, मतलब ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। बस समझ गए, क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट आ गया, बस समझे। और जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड होती है, ठीक है ना। तो ये सब बताया था मैंने आपको, खैर चलो लिखो जल्दी से। अच्छा भाई, लिखा? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि आपको मैं आज सारा आइडिया दे रहा हूं अच्छे से, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो बेटा, सवाल करते समय कोई दिक्कत ना हो बेटा, आपको लाइफ में कोई समस्या ना है बेटा। बहुत जरूरी है बच्चों ये सब सवाल जवाब करना बेटा। तो कोई ये मान लो क्वेश्चन है, ये है मान लो 1/n की पावर 1/n। देखो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्चुअली 0 की पावर 0, क्योंकि ये भी 0 और पावर भी 0। अब ये अनडिफाइंड फॉर्म में, अब इसका आंसर पता नहीं क्या आएगा, करना पड़ेगा। 0 की पावर 0 कभी भी हो और इन्फिनिटी की पावर 0 कभी भी हो तो हमेशा मैंने बताया लॉग लेके करना है, बल्कि इन जब भी पावर वाला केस आएगा तो लॉग लेके ही कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें लॉग ले लेते हैं, इसको a मानते हैं, और a मान के इसको हम लोग लॉग कर देते हैं अप्लाई। तो देखो लॉग हमने कर दिया बच्चों अप्लाई। अब लॉग को सीधे अंदर ले लेते हैं, लिमिट को बाहर कर देते हैं। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, तुम समझ गए होगे कि ये स्टेप बेटा मैंने क्यों छोड़ दिया है, ऐसा आ गया। देखो ये समझे। अब क्या हुआ देखो, सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से।
log n की पावर n, तो n बाहर आ गया, n log m हो गया बेटा, जल्दी से बोलो ये। तो क्या हुआ बोलो, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n हो गया, और ये log 1 माइनस log n, वही देखो ऐसा है ना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/n है, तो इसको क्या लिखेंगे log 1 माइनस log n। तो मैंने बताया बेटा log 1 की वैल्यू 0 होती है, ग्राफ देखो बताया मैंने आपको, x बराबर 1 पर log की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया माइनस का log n, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये माइनस का log n हो गया। तो क्या बच गया देखो, ये बच गया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस का log n बाई n आ गया। अब देखो ये क्या हुआ, n को रखोगे इन्फिनिटी तो log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी और बाई इन्फिनिटी, और मैंने बताया log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मैंने बताया आपको अभी कि log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अब देखो बच्चों, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0/0 में क्या लगा सकते हैं, मैंने बताया था एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, लॉपिटल लगा सकते हैं, है ना। तो log 1/n को मैंने माइनस log n लिख दिया, और ये 1/n था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब n को रखेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि हमेशा लिमिट में चेक करना पड़ता है कौन सी फॉर्म बनी, ठीक है। तो ये फॉर्म बनी माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनी, तो इसमें हम लॉपिटल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल क्या कहता है, देखो लॉपिटल कहता है कि ऊपर का करो डिफरेंशिएशन, तो log n का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/n होगा, और नीचे का करो डिफरेंशिएशन तो 1 होगा। बात समझे कि भाई ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/n है ना, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऐसे होल मत कर देना। जैसे बहुत से बच्चे लॉपिटल में गलती क्या करते हैं, इसमें पूरे को एक फंक्शन मान के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाने बैठ जाते हैं, वो गलत हो जाता है ना, वो नहीं करना ना। ऊपर को अलग 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 log n का अलग और नीचे का अलग 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 करना है डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला नहीं लगाना है। वो तो तब लगाते हैं जब पूरे फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट करना हो, वो नहीं करना है, ऊपर का अलग। तो log n का क्या हो गया 1/n, और नीचे n का कितना हो गया 1। अब n को रखोगे इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। भाई अगर -1/इन्फिनिटी है तब भी 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखो यहां से क्या आ गई है, 0 आ गई है, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनी तभी लॉपिटल लगाया, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है बच्चों log a की, और क्या आई है वैल्यू 0 आई है। तो a क्या हुआ, a हुआ e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो इस लिमिट का आंसर कितना आ गया बच्चों, 1 के बराबर आ गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मतलब ये मैंने बताया कि मान लो ये xn है, तो आपको xn की लिमिट निकालनी पड़ेगी। भाई इसको xn मान लो ना, वो तो डायरेक्ट मैंने सवाल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मैं और भी बातें आपको बताऊंगा, तो अगला वीडियो बेटा जरूर देखिए। ये दोनों वीडियो जो जाएंगे आपस में कनेक्टिंग में जाएंगे, बल्कि सारा ही कनेक्शन में है। तो अगला वीडियो बेटा जरूर देखिएगा इसके बाद, क्योंकि अभी बात हमारी अधूरी रह गई है। वीडियो एक्चुअली ब्रेक करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज 50 मिनट के बाद वो अपने आप ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा होता मैं बता करके ब्रेक करूं कि भैया, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसको जरूर देखो, इसके बाद अगला वीडियो भी जरूर देखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।